जो एक बात ये थी कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी को अगर इससे हम जोड़ें तो वो हिंदुओं में सैन्य शिक्षा ये हो, और उस समय तो आज़ाद हिंद फौज की बात होती थी कि लोग जुड़ें, उससे अधिक से अधिक जुड़ें, तो क्या सैन्य शिक्षा की आवश्यकता हिंदुओं को आज फिर से आ पड़ी है? देखिए, सबसे पहली बात तो लोगों को ये बताने की है कि सावरकर जी ने हिंदुओं को सैन्य शिक्षा की बात किन परिस्थितियों में की और किस समय पे की। लोग तो कह देते हैं अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहे थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। नहीं भाई, 1940 में डिमांड हो चुकी थी पाकिस्तान की, 1939 में डिलीवरेंस डे मनाना चुकी थी मुस्लिम लीग जो है, कांग्रेस की मिनिस्ट्रियां हटने के बाद में, और जगह जगह पे जो दंगे और रॉट्स हो रहे थे उसके अंदर उस समय पे कॉल दी सावरकर जी ने हिंदू, उससे पहले नहीं दी है उन्होंने कि हिंदू अपनी सेना बनाए या अपने सशस्त्र वो करें, सशस्त्र देख। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात उस समय भी जो उन्होंने की, लोग ध्यान ही नहीं देते इन चीजों पे। मैंने जब वो दस्तावेज निकाले आर्काइव से, और वो जो आज़ाद हिंद सैनिकों के एप्लीकेशन है 1946 की 45 की, कि हम बैरिस्टर सावरकर के कहने पे अंग्रेजी सेना में गए थे और उनके निर्देशानुसार जैसे ही हमें मौका मिला हम आज़ाद हिंद फौज में चले गए। ये कोई छोटा मोटा सबूत नहीं है कि वो केवल हिंदू नहीं थी, वो राष्ट्र की बात कर रहे थे। कहने वो लोग कह देंगे, मुझे इतनी हंसी आती है कि जी वो टू नेशन थ्योरी सावरकर जी ने शुरू की। अरे भाई, टू नेशन थ्योरी तो शुरू की थी उसने ये जो था इनका ये 1857 में सर सैयद अहमद खां, जब वो अंग्रेजों से ये तक कहता है कि एक एंग्लो मुस्लिम पैक्ट होना चाहिए, तुम भी रूलर हो हम भी रूलर है, हिंदुओं पे तो सिर्फ राज किया जाना चाहिए। डिवाइड एंड रूल डालता है, कहता है कि तुम लोगों ने तो हिंदू मुसलमान को एक कर दिया एक ही बटालियन में रख के, तुमको तो चाहिए था नादिर शाह की तरीके से अलग अलग बटालियन बनाते हिंदू और मुसलमानों की, जो एक दूसरे का इस्तेमाल करो एक दूसरे के खिलाफ। और वही 88 की मेरठ 87 की मेरठ स्पीच में कहता है कि दो तलवारें एक बयान में नहीं रह सकती। वो लोग भूल जाएंगे, और उसकी राजनीतिक रीजन है, क्योंकि कांग्रेस को और इनको ये चाहिए कि अटैक करने के लिए चाहिए कुछ, तो समझते हैं सावरकर जी पे अटैक, वही टू नेशन थ्योरी को लेके, वो टू नेशन थ्योरी को लेके, ऐसे ही माफीनामा को लेके अटैक जो माफीनामे को लेकर भी होती है। एक साहब एक दिन मुझसे टीवी चैनल पे बहस कर रहे थे जी। मुझसे बोले नेहरू 13 बार जेल गए थे। मैं कहा हाँ जी मुझे मालूम है, इतिहास पढ़ाता हूँ और मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। तो बड़े अकड़ के बोले ऐसी क्या चीज़ है जो नेहरू के बारे में हमें नहीं मालूम। मैं कहा बताओ। मैं कहा मुझे ये बताओ कि नेहरू ने जेल में कितनी बार कोल्हू चलाया, कितनी बार चक्की चलाई, कितनी बार नेहरू को जेल में उल्टा लटकाया गया, कितनी बार नेहरू को हंटर लगे, कितनी बार नेहरू को एकांतवास मिला। तुम क्या बात करते हो। मैं कहा अंग्रेज देश से बाहर उनको भेजते थे जिन्हें वो सबसे खतरनाक मानते थे अपने लिए। कांग्रेस के सिर्फ 3 नेताओं को बाहर भेजा गया, लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को और सुभाष चंद्र बोस को। इन तीनों को मांडले भेजा गया। उन तीनों को आपने कांग्रेस से बाहर निकाल दिया, अब याद तक नहीं करते। और अगर तुम्हारे कहने से गांधी और नेहरू और इनकी वजह से आज़ादी मिली और इतने खतरनाक थे ये कांग्रेसी, तो इनको भाई अंडमान तो छोड़ो, इनको तो यहाँ भी आगा खां पैलेस में रखा जाता था, बी क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता था। इनको तो जेल में कुक भी इनके कहने पे मिलते थे। तुम कहाँ सावरकर से इनकी कल्पना कर रहे हो और मुलाकात कर रहे हो और सावरकर और माफीनामा लेके बैठते हो। और मैं कहा एक बात और बताओ, मुझे बताना जब नाभा के अंदर नेहरू गिरफ्तार हुआ था जवाहरलाल, तो नेहरू का माफीनामा किसने लिखा था? जो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था उस समय वाइसरॉय को कि मेरा बेटा ये सब दोबारा नहीं करेगा। जरा उस माफीनामे को मिलाना जिसे तुम सावरकर जी का माफीनामा दिखाए फिरते हो। और फिर मैं एक और बताओ मुझे, सन 46 के अंदर राजा हरि सिंह ने कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया था नेहरू को। तब किसने छुड़ाया था भाई? वाइसरॉय ने छुड़ाया था ना। और नेहरू जो अंतरिम सरकार का प्राइम मिनिस्टर बना था 46 के अंदर, भैया किसकी शपथ लेकर के बना था? राजा की शपथ लेके बना था। और मुझे एक चीज बताओ, जिन अंग्रेजों ने 170 साल तक इस देश को लूटा, अत्याचार किए, नरसंहार किए, उनके आखिरी प्रतिनिधि को आपने भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया और पंडित माउंटबेटन की जय के नारे लगवाए उस दिन आपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर।
कोई देश से करता है? इसका जवाब है आपके पास। पूरी साजिश थी। अब तो मेरी अगली किताब आ रही है, आप देखिएगा, डॉक्यूमेंट मैंने करके दिया है कि ये पूरी साजिश है, क्योंकि अंग्रेज तो जा रहे थे डर के, और उनको शूट करता था कि भाई किसको बनाए यहां पे प्राइम मिनिस्टर, तो जिन्ना उन्हें शूट करता था और इधर उन्हें नेहरू शूट करता था। गांधी कहते हैं जून 47 के अंदर बिरला मंदिर की एक मीटिंग के अंदर कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि आजादी आ रही है तो क्या नेतृत्व में चेंज होगा? वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिशर्स। मतलब वो आदमी जो जिंदगी भर स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाता है, जब उसे भारतीयों पे राज करने की बात आती है, नेता देने की बात है, तो उसे कैम्ब्रिज और हेरो, कैम्ब्रिज का और हार्वर्ड का वो चाहिए, हेरो का पढ़ा हुआ लड़का चाहिए उसको राज करने के लिए यहाँ पे। ये सब चीजें दबाई गई नीचे। इन्होंने भी तो काफी, गांधी और नेहरू ने भी तो बहुत सारे समझौते किए। आपके भाई मुझे एक सीधा सवाल कोई कांग्रेसी दे दे जी, कि जब 1929 के अंदर लाहौर में ये पास हो गया कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता लेनी है, तो गांधी वापस डोमिनियन स्टेटस पे क्यों आ गए? वापस डोमिनियन स्टेटस पे बात करने क्यों गए अंग्रेजों से? और 47 को हमको क्या मिला? 75 साल तक इस देश की जनता का बेवकूफ बनाया गया कि हमें आजादी मिली। 2 डोमिनियन बने थे उस दिन, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। मैंने जब डॉक्यूमेंट्स फेंक के मारे हैं, कोई इतिहासकार मुझे जवाब तो दिया करके इसके ऊपर। और जो एटली के मिनट्स है वो अब तो ऑनलाइन आर्काइव्स में आ गए हैं, मई 1947 के, वो लिखता है उसमें कि अब कांग्रेस के नेता हमसे कह रहे हैं कि अगर स्वतंत्रता भारत की 2-3 साल इंतजार कर सकती है, अगर डोमिनियन स्टेटस दे दो और सत्ता का हस्तांतरण इमीडिएटली कर दो। इसने हमारा काम आसान कर दिया। अब एक हिंदू डोमिनियन बनाएंगे और एक मुस्लिम डोमिनियन बनाएंगे। 6 महीने में रेडक्लिफ से क्यों बनवा लिया भाई बाउंड्री? रेडक्लिफ साहब कहता है कि हम पे प्रेशर डाला कि जल्दी करो। जिस तरीके से ये, मतलब यहां तक के वो मिले हैं कि मोहन सिंह ने जब दोबारा आजाद हिंद फौज बना ली 47 के अंदर पंजाब में, तो सिख लीडर में ये पटियाला के जो महाराजा थे, इनको बुलाया माउंटबेटन ने, और पटियाला के महाराजा ने कहा कि साहब अगर ये जो सिख गुरुद्वारे वगैरह हैं हमको नहीं दिए जाएंगे, कितना 20 किलोमीटर दूरी तो थे जो पाकिस्तान को दे दिया गया, तो सिख लड़ेंगे। तो माउंटबेटन कहता है अपने इन सरदारों को बता दो कि अगर ये लड़ाई होगी तो ये लड़ाई मुस्लिम से ही नहीं होगी, ये भारत की ब्रिटिश इंडियन आर्मी के साथ होगी। और फिर माउंटबेटन जाता है लाहौर, वहां के कमांडर को हिदायत देने के लिए कि तुम तैयार रहो युद्ध के लिए। लेकिन जनता के सामने ये चीजें इतिहास की नहीं आएंगी। शेख अब्दुल्ला को जब पहली बार अरेस्ट किया जाता है कश्मीर में, करण सिंह करते हैं, नेहरू की चिट्ठी है कि इसको अगर अरेस्ट करने जा रहे हो तो हिंदुस्तान की फोर्सेस को इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद दूसरी चिट्ठी है, कब तक गिरफ्तार करके रखोगे इसको? और फिर जब उसे छोड़ा जाता है तो सबसे पहले 3 मूर्ति भवन में बुला के 2 दिन मीटिंग करते हैं उसके साथ। तो क्या कहेंगे लोग मुझसे बार बार ये कहते हैं कि साहब आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो? मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर नेहरू ने IIT बनवाई या मेडिकल एम्स बनवाया, मैं तारीफ करूंगा। लेकिन ये जो 2-3 मुद्दे हैं, चीन का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, ये आज भी हमारे लिए ज्वलंत दिक्कत है। इसलिए हमें ये याद करना होगा कि ये मुद्दे हमारे लिए क्यों बने, क्यों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना। अगर हमारी सेना की मान ली जाती उस समय कि जब तक इन्हें बाहर नहीं निकाल देते तब तक जो है वो सीज फायर नहीं करना जी, तो आप लेडी माउंटबेटन के कहने पे सीज फायर कर देते हैं। उसकी लड़की लिख रही है कि मेरे फादर ने जब कहा उससे, एडविना से, मेरी माँ से, कि तुम नेहरू को फ़ोन करो सीज फायर के लिए, तो वो कहती है कि मेरे कहने से नेहरू मान जाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ तुम करोगी तो मान जाएंगे। क्या मजबूरी थी भाई। और फिर एक चीज़ मैंने कही एक बार, मुझे बहुत गुस्सा आया जब सावरकर जी पे ये लोग बार बार प्रहार करते हैं। मैंने कहा श्रीमान जी, सावरकर जी की तस्वीर किसी प्लेबॉय मैगजीन पे नहीं छपी। सावरकर जी की तस्वीर, सावरकर जी की किसी अंग्रेजी अखबार में ऐसे नहीं छपी, मिडनाइट विजिटर ऑफ लेडी एडविना। मैं कहना नहीं चाहता, एक भी सावरकर जी की तो छोड़िए, किसी और क्रांतिकारी की भी ऐसी तस्वीरें दिखा दीजिए जो तस्वीरें नेहरू जी की मिलती है।
तो ये क्या बात करते हैं लोग, चरित्र की बात करते हैं देश की। उनको नेहरू जी को एक थी, भाई मुझे सत्ता मिल जाए, जी। बात खत्म। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की चर्चा चल रही, तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, देश की जो स्थिति है, उसमें आप कहाँ पर देखते हैं जो वर्तमान की शिक्षा या देखिए, इतिहास? मैं जो कहने जा रहा हूं, जी। हो सकता है बहुत से लोग इससे परेशान हो जाए। जो देश में आज हो रहा है, जो मैंने कहा, ये मात्र लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं, ये एक ऐसा युद्ध घोषित हो चुका है जो गदवा हिंद का हिस्सा है। और ऐसी मानसिकता वाले लोग इसमें मौजूद हैं, चाहे वो पथराव करने वाले हों, चाहे वो सर तन से जुदा करने वाले हों, और चाहे जो ये मेवात में हुआ है या जो बलम्बास्ट के पकड़े गए हों, ये लोग मौजूद हों। ये सारी स्थितियां अगर इनका आप वो करेंगे विश्लेषण, तो ये इंगित कर रही हैं कि जो टूल किट वाले लोग हैं और ये जो विदेशी ताकतें जो हैं, ये भारत को सीरिया बनाना चाहते हैं। इसलिए हर भारतवासी को सचेत होकर के, सरकार तो जो करेगी करेगी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी हर भारतवासी को, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को जाके मारो, मैं नहीं कह रहा किसी को जाके अटैक करो, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी इंतजाम आपको जो है करके रखना होगा। वो दिन अब जा चुके हैं कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अब वो दिन भी जा चुके हैं कि मैं इंतजार करूं कि दूसरा कोई मारेगा तब मैं जवाब दूंगा। आज जो भारत में सशक्त होने की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को हमें इतना आगे बढ़ाना है कि अगर कोई हाथ भारत की तरफ उठने की कोशिश भी करे तो उस हाथ को वहीं काट के डाल दिया जाए। जब तक भारत की युवा पीढ़ी के अंदर ये जागृति नहीं आएगी, हम फिर गुलाम बनेंगे। अगर नहीं जागेंगे तो 5 साल बाद आप देखिएगा, आपके राष्ट्रपति भवन पे या तो अलकायदा का झंडा लग रहा होगा या एसआईएस का झंडा लग रहा होगा। वो देखिए नहीं, हावड़ा ब्रिज पे लगा हुआ है तिरंगा, देख लीजिए आप, इस तरीके से चल रहा है चादर उसके साथ में। मैं नेताजी के शब्द दोहराना चाहता हूं मुस्लिम यूथ को। रंगून से 14 सितंबर 1944 के दिन पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हुए नेताजी ने मुस्लिम युवकों से एक बात कही थी कि तुम्हारे को जो पाकिस्तान बनवाने की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान बनवा भी दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा उस पाकिस्तान में। कितने सही शब्द उतरे हैं कि आज गधे बेचने वाला पाकिस्तान हो गया है, कटोरा लेके घूमने वाला पाकिस्तान हो गया है। लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी अकल नहीं आती, वो अभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देंगे। भाई मेरा ये मानना है कि जो आदमी इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाता है, कोई भी हो जी, भाई उसको डालिए, उठाइए और बॉर्डर पे छोड़ दीजिए, भैया जा रहे हैं पाकिस्तान के। इसमें क्या बुराई है भाई? तूने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, हमने तुझे पाकिस्तान छोड़ दिया। कोई मारपीट नहीं रहे हम तुझे, कोई टॉर्चर नहीं कर रहे हम तुझे। लेकिन ये नहीं चलेगी कि तू ये कहेगा कि मैं तो हिंदुस्तान के संविधान का मैं विश्वास करता हूं, मैं तो भारत का हूं, और नारा लगाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद का। ये नहीं चलेगा। और ये जो संविधान का बार बार जिक्र करने वाली बात है ना, मार्क्सिस्टों को देखिए, मुझसे ज्यादा अनुभव किसको है। आप कहते हैं संविधान संविधान संविधान, आप अपने कैडर को क्या पढ़ाते हैं? पहली चीज, क्रांति द्वारा सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करना, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, प्रजातंत्र भी नहीं। तो आपका तो संविधान से कोई मतलब ही नहीं। आप तो संविधान को एक उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी उसको बढ़ाने के लिए आगे। और ये जो हमारे राजनेताओं में वो पैदा हो गई है, जैसे वो पुराने जमाने में होता था ना कि छोटे छोटे रजवाड़े थे, तो अच्छा भाई उसने हमला किया है तो मेरे पे क्या फर्क पड़ता है, उसको हरा के चला जाएगा तो मैं तो एक सूबा और पकड़ दूंगा, तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, देश जाए भाड़ में। और बड़ा बड़ा ये गुणगान करते हैं देश सेवा का। मेरा सीधा सवाल मैं पूछता हूँ, राहुल गांधी, मुझे बताओ तुमने देश की क्या सेवा की है? तुम किसी कंपनी में तुमने काम किया है? कहीं चौकीदारी तुमने की है? बड़ी चौकीदार को गाली निकालते हो तुम। कहीं अटेंडेंट का काम भी किया है तुमने? या चांदी के पालनों में पले होकर के हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे।
ये नहीं चलेगा। आज का देश का युवा जाग चुका है।